लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब विपक्ष मजबूत हो। यहाँ तो विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में बटा नजर आ रहा है, बटा कटा टूटा फूटा नजर आ रहा है। अगर विपक्ष ऐसा ही बिखरा हुआ रहेगा तो लोकतंत्र कैसा मजबूत हो पाएगा? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका सर्वोत्तम होती है, सर्वोच्च भूमिका होती है। जो भी करंट गवर्निंग पार्टी है, सत्ता पक्ष के बाद अगर सेकंड कोई स्ट्रांग या इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो विपक्ष ही होता है। अगर विपक्ष ही कमज़ोर है, बटा कटा है, तो फिर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा और लोकतंत्र में कड़े सवाल पूछने वाला, तीखे सवाल पूछने वाला कोई बचेगा ही नहीं। आज का लोकतंत्र में जो विपक्ष है, विपक्ष इतना मजबूर क्यों हो गया है, इतना कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है और बटा कटा क्यों दिखाई दे रहा है? इसका एक ही कारण है घमंड। लोगों के अंदर गुरूर, गुमान, ये क्यों आ गया है? विपक्ष में अलग अलग पार्टियां हैं, जो सारी अलग अलग रीजनल पार्टियां एज वेल एज जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और अलग अलग रीजनल पार्टियां जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, बंगाल में टीएमसी, देन महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी, देन बिहार में नीतीश की पार्टी थी, वो तो ऑलरेडी अलग हो गई, देन यूपी में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, ऐसी अलग अलग पार्टियां, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ये सब मिलके विपक्ष बनाए थे। मतलब इंडिया गठबंधन, ये लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था 2024 के बाद या 21 के बाद, तब से ही ये लोग मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग उनके अपने ही सेल्फिश मोटिव के कारण, अपने ही घमंड के कारण इनके अंदर इतना ईगो आ गया था कि ये एक दूसरे को भाव नहीं दे रहे थे, एक दूसरे से ये गठबंधन एले ही नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से अलग अलग खड़े थे। ममता जी सोचती थी कि मैं सीनियर हूँ, मैं को विपक्ष का लीडर मानना चाहिए, और स्टालिन डीएमके वाला सोचता था मुझे मानना चाहिए। अखिलेश सोचते थे कि मैं ही मजबूत हूँ, मुझे ही मुख्य धारा में मुझे ही लीडरशिप देनी चाहिए। और ऐसे ही इन लोगों के अपने ही घमंड के कारण ये बिखर गए। और अभी अभी देखा है हमने तमिलनाडु में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, कि विपक्ष को क्यों जीत नहीं मिली, विपक्ष क्यों कमज़ोर हो गया और पिछड़ा हो गया, विपक्ष क्यों हारता नजर आ रहा है, क्योंकि ये लोग एक ही नहीं दिखा पाए। विपक्ष की हार के लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है। जितना वो एसआईआर और गवर्नमेंट एजेंसीज और मीडिया को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, उतना वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी अगर इससे सीख नहीं लिया, सबक नहीं लिया, तो अगले इलेक्शन में भी आप हार जाओगे। तो इससे यही सीख है, आपको यूनाइट होना पड़ेगा, यूनिटी दिखानी पड़ेगी, एक ही दिखानी पड़ेगी, और विपक्ष को मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सत्ता पक्ष को चुनौती दे पाओगे। अगर आप ऐसे ही बिखरे रहोगे तो आप कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, आपको एक होना ही पड़ेगा। और चुनावों में हो या सत्ता हाथ में आ गई तब हो, कभी भी हो, सत्ता में या जो भी राजकारण है, इसमें गर्विष्ठता, जो घमंड है, अपने अंदर जो गुमान आ जाता है कि मैं ही सर्वोच्चम हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसके लिए कोई जगह नहीं है। जनता आपके घमंड के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती है। अगर आपने अभी भी समय रहते सबक नहीं लिया, आपकी जो अलग अलग जगह पे हार हो गई है, विपक्ष टूट गया है, नीतीश ने बिहार में आपका साथ छोड़ दिया, महाराष्ट्र में आप हार गए, अभी बंगाल में इसमें जीत नहीं पाए, तमिलनाडु में, अगर अभी यूपी इलेक्शन आ रहे हैं, आपने अगर ये की नहीं दिखाई तो 27 में यूपी इलेक्शन भी आप हार सकते हो। और उसके बाद जो 29 में लोकसभा इलेक्शन आएंगे और फिर से अलग अलग राज्यों में इलेक्शन आएंगे, आप ज़ीरो रह जाओगे। सत्ता तो छोड़ ही दो, आप विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बिखरे रहोगे, ऐसे ही उलझे रहोगे, अपने आप में ही लड़ाई झगड़ों में उलझे रहोगे, अपने घमंड से ही अगर आप दूर नहीं रह पाओगे, तो आपको कभी सत्ता मिल ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो सिर्फ एक जन नहीं लड़ रहा है। सत्ता पक्ष में बैठने वालों का एक फ़ायदा होता है, जो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके पास बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो सत्ता में बैठे होते हैं। उनके पास बहुत सारी गवर्नमेंट की चीज़ें या अलग अलग रूल चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स उनके हाथ में होते हैं। और वो मीडिया भी उनके हाथ में हो सकता है, क्योंकि वो डेफिनेटली और बहुत इजीली मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनका एक पॉजिटिव पक्ष होता है। लेकिन आप कैसे रहोगे?
वो अगर सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वो अलग अलग एजेंसीज़ का, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का सहारा लेकर, जो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए लेकिन उनका भी सहारा लेकर, इवन जुडिशरी और मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं और ऐसे और इलेक्शन जीत सकते हैं। तो आप, अगर आपके पास कुछ ऐसा सहारा ही नहीं है तो आप कैसे जीत पाओगे? आप जनता के अंदर जाकर, जनता के बीच में जाकर अपनी अच्छी पॉलिसीज़, अच्छी काम, जो भी आपने अच्छा काम किया है, आपका कार्य है, उसको आप कैसे दिखा पाओगे? क्योंकि मीडिया भी आपका पॉजिटिव सपोर्ट में नहीं होता है। तो इस टाइम में आप एक ही कर सकते हो, एक ही दिखा सकते हो, यूनिटी दिखा सकते हो। मान लो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल में जो बीजेपी पार्टी विन की है, उनको टोटल वोट शेयर है उनका 45 to 47% मिले हैं उनको और वो जीत पाए हैं। और जो हारी है पार्टी टीएमसी, उनको मिला है लगभग 42 to 43%। और कांग्रेस को मिला है 4-5%, देन सीपीआई उसको 2%, ऐसा अलग अलग पार्टीज़ को 1%, 2% ऐसा मिला है। तो ये अगर हमने सारी विपक्ष की पार्टियां जो है इनका अगर मिला लिया, टीएमसी का 42-43%, कांग्रेस का 5% और अन्य पार्टियों का 2%, तो भी सब मिला के आपको लगभग आप 55 to 60% तक पहुंच सकते थे और करंट जो पार्टी है उसको सिर्फ 45% थे। इसका मतलब आपकी जीत तय थी। ऐसे ही तमिलनाडु में अगर आप ऐसे ही अलग अलग पार्टीज, मतलब अलग अलग क्षेत्र में बता रही मैं, अलग अलग राज्य में अगर आपने अपना वोट शेयर एक कर लिया तो आप जीत सकते हो, क्योंकि वो जो करंट गवर्निंग पार्टी है वो जितने सीट पे लड़ रही है आप उतनी ही सीट पे एक बन के लड़ो, मतलब अलग अलग पार्टीज बन के नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल अभी करंट इलेक्शंस यूपी में रहेंगे नेक्स्ट ईयर के, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक सीट से अगर जो दूसरी बीजेपी लड़ रही है तो उसमें अपोजिशन में आप 3-4 लोग सेम सीट पे खड़े मत रहो ना। अगर एसपी है, सपा है और कांग्रेस है, तो उसी सेम सीट से अगर आप 2 लोग खड़े रहोगे तो कैसे हो पाएगा? अलग अलग लोग, आप सब लोग सीट शेयर कर लो और आपके अंदर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वो उतना दिमाग वाला होना चाहिए, उतना दिमाग लगाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो भी, और एक दूसरे के प्रति भरोसा, रिस्पेक्ट भी रखो और भरोसा भी रखो, विश्वास रखो और उतने सीट्स पे आप एक ही जन खड़ा करो आपकी पार्टी का, मान लो सपा से या तो कांग्रेस का या तो अन्य कोई विरोधी में आपके साथ जो भी है वो सब मिलके लड़ो। मतलब उस सीट से मान लो आधे आधे आपने आपका सपा का भी खड़ा कर दिया, देन कांग्रेस का भी खड़ा कर दिया बंदा, उसको आधे सीट्स बढ़ जाएंगे, आधे वोट्स बढ़ जाएंगे और तो फिर आपको आधे आधे ही मिलेंगे और सबसे ज़्यादा सीट्स तो फिर बीजेपी, सबसे ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी ही लेके जाएगी। मान लो अभी महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे नगर निगम के या उसके पहले भी जो विधान सभा वाले, तो इनमें भी यही हुआ था। मान लो अगर शिवसेना खड़ी है और कांग्रेस भी सेम सीट से खड़ी है और बीजेपी भी खड़ी है, तो जो मतदाता है वो किसको वोट करेंगे? बीजेपी को अगर कर दिए और आधे मतदाता वो फिर इनमें बढ़ जाएंगे शिवसेना और कांग्रेस में, तो मिल के लड़ना चाहिए ना। वो पूरा वोट शेयर जितना बीजेपी को जा रहा है उतना ही आपको पूरा आएगा, आधा आधा, तो उसमें से कुछ सीट वोट ज़्यादा आ जाएंगे तो आप जीत भी सकते हो, आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हो अगर आपने एक ही दिखाई। तो आपको एकजुट होना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है, क्योंकि अगर विपक्ष ऐसा बिखरता नजर आ रहा है, बिखर जाएगा, विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो लोकतंत्र का कुछ मतलब ही नहीं बचता है। हम यहाँ पर किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बाजू ले रहे या किसी को हराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये विपक्ष से हमारा सीधा सवाल है कि आप ऐसे अपने आप में ही घमंड में चूर चूर क्यों हो रहे हो और आपके अपने ही अंदर जो गुमान आ गया है, अपने ही अंदर जो गुरूर आ गया है, उसके कारण आप हार रहे हो। ये क्लियर है, ये स्पष्ट है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी समझदारी बचा है, आप अगर आपका घमंड और जो सेल्फ ईगो है वो साइड में रख कर एक बनकर लड़ोगे तो इसमें देश का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन बचेगा, जनता का भी फायदा है और लोकतंत्र मजबूत होगा। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे पहला और बड़ा सिंबल यही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष ने एक मिलकर काम करना है और जन जन तक पहुंचना है, स्ट्रेटेजी अपनाओ कि घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस दिखाओ, आपके अच्छे कामों के बारे में बताओ। सिर्फ स्टेज पर भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा और विपक्ष में अपने अपोजिशन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है।
तो आपने घर घर जाकर लोगों को समझाना है। बूथ लेवल पे आपके कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाओ। आपका लोकल लेवल से, ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ताओं के अंदर भी विश्वास मजबूत करना है, विश्वास हासिल करना है। तो सबको समझाओ। लोकल लेवल के कार्यकर्ता से लेकर घर घर जाकर प्रचार करने से लेकर देन भाषणबाजी और अलग अलग योजनाओं को भी आप मजबूत प्रेजेंट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। तो यही आप कर सकते हो। और सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी। न्यू जेनजी को कैसे बना सकते हो, जेनजी का कैसा वोट ले सकते हो, जेनजी के जरिए उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, उनके पूरे परिवार का, उनके गली मोहल्लों का कैसे वोट शेयर आप ले सकते हो। तो आप और जाति धर्म के नाम पर मत लड़ो, क्योंकि इस देश में सनातन की जड़ें बहुत मजबूत है। अगर आप सिर्फ जातिवाद के लिए लड़ोगे या सिर्फ धर्म, तो किसी नेता को गाली मत दो। जो अभी गवर्निंग पार्टी है या जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी गाली मत दो। किसी को पर्सनली अटैक मत करो किसी के ऊपर, और धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बिल्कुल भी अटैक मत करो। क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने यही नारा लगाया है, वो इसीलिए जीत रहे हैं, वो इसीलिए मजबूत है। वो धर्म वो पहले दिखा रहे हैं लोगों को, इमोशनली वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात करके, तो सनातन के बारे में बात करके। अगर आप सनातन को ही गाली देना शुरू कर दोगे, अगर धर्म विरोधी हो जाओगे, तो लोगों को वो ऐसा प्रेजेंट कर दोगे लोगों के सामने, लोगों की आंखों में ये विश्वास आ जाएगा कि आप धर्म विरोधी हो। तो जिस देश में रह रहे हो, ये देश पूरा सनातन में जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें सनातन में बहुत मजबूत है, और ये कोई आजकल का नहीं है, ये हजारों साल पहले से। तो आप धर्म का भी रिस्पेक्ट करते करते सेकुलरिज्म दिखाओ। सारे धर्मों का रिस्पेक्ट भी करो, आदर करो, सम्मान करो। और किसी को भी इंडिविजुअल नेता को टारगेट करने से बेहतर है लोगों के अंदर आप डेवलपमेंट की बातें करो और लोगों को समझाओ, तभी आप जीत पाओगे। और सबसे बड़ा, वापस मैं दोहरा रही हूँ, सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है, आप एक ही दिखाओ। बिखरे हुए नज़र नहीं आने चाहिए लोगों के अंदर। तो यही आप एक कर सकते हो जो अगले चुनाव में आपकी जीत तय कर सकता है। अगर नहीं आपने एक ही दिखाई, एकजुटता दिखाई, तो आपकी अगले चुनाव में भी हार निश्चित है। आप बीजेपी को कभी हरा ही नहीं पाओगे। आपको एक होना ही पड़ेगा। यही समय की मांग है, यही लोकतंत्र की मांग है।